करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। इस प्रकार शुरुआत हुई ब्रह्मांड की और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ सौर मंडल बनते गए। ट्रिलियंस गैलेक्सीज और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस स्टार्स बने। इन्हीं में से एक स्टार है हमारा सन, और फिलहाल अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ मौजूद है। वैसे खोज जारी है और अर्थ पर ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट चाइना ने किया है। एक एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर के प्रयोग से चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है। हमारे सौर मंडल में मौजूद सन का कोर यानी सबसे अंदरूनी हिस्सा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न एनर्जी है। इसमें हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम टूटकर हाइड्रोजन। हालांकि फ्यूजन ज्यादा होता है और फिजन यानी हीलियम का टूटना तुलनात्मक रूप से कम। दोस्तों, सरल भाषा में फिजन यानी टूटना और फ्यूजन यानी जुड़ना होता है। ईस्ट की मदद से चाइना ने जो सन बनाया है वो नेचुरल सन से करीब 8 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करता है। जी हाँ, करीब 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस तरह का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट फ्रांस में बनाया जाना है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आज हम इस वीडियो में इसी आर्टिफिशियल सन को डिस्कस करेंगे और चाइना में बनाए गए ईस्ट प्रोजेक्ट को और फ्रांस में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER फ्यूजन रिएक्टर को अलग अलग डिस्कस कर देखेंगे कि फ्यूचर में एनर्जी जनरेशन कैसा दिख सकता है, इसकी जरूरत क्यों है और इंडिया फ्यूजन रिएक्शंस के डायरेक्शन में कहां पहुंचा है। हम इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर। ये एक एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है, जो हेफेई चाइना में मौजूद चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स में लोकेटेड है। इस आर्टिफिशियल सन का पर्पस ये है कि हमारे नेचुरल सन में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को रेप्लिकेट करे। ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर चाइना के 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामक्स में से एक है। चाइना वास्तव में ईस्ट के अलावा HL2A और JTEXT नाम के 2 फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। दिसंबर 2020 में HL2M नाम के एक और डिवाइस को पहली बार सक्सेसफुली पावर टेस्ट किया गया था। ईस्ट टोकामक आज का नहीं है, बल्कि 2006 में पहली बार ऑपरेशनल हुआ था। तब से अब तक इस रिएक्टर ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स, जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का हिस्सा है, सितंबर 1978 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका पर्पस था कि फ्यूजन एनर्जी का टोकामक अप्रोच के साथ पीसफुल यूटिलाइजेशन करना। ये लेबोरेटरी चाइना में सबसे जरूरी लैब्स में से एक है, जिसने सुपर कंडक्टिंग ईस्ट को बनाया है। ईस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला नॉन सर्किल नॉन सेक्शनफुल सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। दोस्तों, टोकामक उन सभी डिवाइसेस में से एक है जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पावर को कंट्रोल तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। ये 1960s में USSR यानी प्रेजेंट रशिया में बनाया गया मैग्नेट कन्फाइनमेंट रिएक्टर है। बाकी रिएक्टर्स की तुलना में ईस्ट टोकामक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER फैसिलिटी का हिस्सा है। ITER दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा, जिसका 2035 तक ऑपरेशनल होना एक्सपेक्टेड है। ITER में करीब 35 कंट्रीज शामिल हैं, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया, जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा। ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन से हाई लेवल्स की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वेस्ट बहुत कम निकलता है। पास्ट में और अब भी कई जगहों पर न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी जनरेट की जाती है। फिजन में एक भारी एटम से टुकड़े किए जाते हैं, जिससे छोटे एटम्स बनते हैं। इस दौरान जो एनर्जी जनरेट होती है उसे यूज किया जाता है। हालांकि फिजन एक इजी प्रोसेस है, पर इससे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। फ्यूजन रिएक्शन में वेस्ट नहीं निकलता, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती और फिजन की तुलना में फ्यूजन सेफ माना जाता है। यदि इस प्रोसेस को मास्टर किया जा सकेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया में लो कॉस्ट पर अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, केवल चाइना ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया का K-STAR प्रोजेक्ट भी हाई टेम्परेचर अचीव कर चुका है। 2020 में इस प्रोजेक्ट ने
100 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव किया था। लेकिन इतने टेम्परेचर की जरूरत क्यों होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन करने में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की जरूरत होती है ताकि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में फ्यूज हो सकें। हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं जो साथ में फ्यूज यानी जुड़कर हीलियम को बनाते हैं। इस तरह इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए करीब 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जिससे प्लाज्मा गर्म हो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सूपनुमा पदार्थ बन सके। इस प्लाज्मा को लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश जारी है। फिलहाल ये कुछ मिनट्स तक ही स्टेबल रह पाता है। ईस्ट 2018 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और रिसेंटली करीब 6 महीने पहले इसने 120 मिलियन डिग्रीज को टच किया है। ईस्ट टोकामक हो या इंटर गवर्नमेंटल ITER, इन रिएक्टर्स में सन के कोर से ज़्यादा हीट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सन के बराबर ग्रेविटेशनल प्रेशर यानी गुरुत्वाकर्षण दबाव पैदा नहीं कर सकते। ऐसे में ज़्यादा टेम्परेचर ही हमारे लिए क्रिएट कर पाने का एक ऑप्शन बचता है। सुनने में ये सपनों के साकार होने जैसा लगता है कि एक ऐसे एनर्जी सोर्स बन सकता है जो अनलिमिटेड होगा, साथ ही साथ कोई ग्रीन हाउस गैस या रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलेगा। यही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रॉमिस है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ये केवल फैंटेसी रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है और दुनिया में कई गवर्नमेंट्स और प्राइवेट फर्म्स क्लीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट से लेकर रुचि तक बढ़ा रही हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कार्स, लाइट बल्ब से लेकर घरों को ऊर्जा देगा, सस्ता और रिलायबल होगा और मिनिमम वेस्ट जनरेट करेगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए शायद यही सॉल्यूशन चाहिए होगा। फ्यूजन वास्तविक तौर पर मैटर के चौथे स्टेट यानी प्लाज्मा पर काम करता है। अब तक हम केवल 3 प्रकार के मैटर को जानते हैं, जो है लिक्विड, गैस और सॉलिड। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जो यूनिवर्स में बड़ी मात्रा में मौजूद है और साइंटिस्ट अब इस स्टेट पर धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। प्लाज्मा और कुछ नहीं बल्कि गैस ही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये स्टार्स में पाई जाती है। यदि आपने नदन लाइट्स का नाम सुना है तो वो भी प्लाज्मा के कारण होने वाला फिनोमिनन है। विज्ञान अब इतना एडवांस हो चुका है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस की गई एनर्जी को संभाल सके। दोस्तों, फ्यूजन रिएक्टर्स को जनरली 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक है इनर्शियल रिएक्टर और दूसरा है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट अप्रोच। इनर्शियल प्रोजेक्ट के 2 एग्जाम्पल्स USA और फ्रांस में मौजूद हैं। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब में मौजूद नेशनल इग्निशन फैसिलिटी और फ्रांस का लेजर मेगा जोल, इन दोनों के काम मेनली मिलिट्री से रिलेटेड हैं और दोनों ही डिफेंस प्रोग्राम के अंडर फंडेड हैं। ये इनर्शियल रिएक्टर्स हैं। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट अप्रोच ज़्यादा वायबल ऑप्शन है और अच्छे डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स रखती है, इसलिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट अप्रोच यानी टोकामक रिएक्टर्स प्रेफर किए जाते हैं। इनमें प्लाज्मा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ITER भी एक टोकामक रिएक्टर है जो फ्रांस के सदर्न पार्ट में बनाया जा रहा है। UK ने भी स्फेरिकल टोकामक फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी STEP प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इनर्शियल और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के अलावा एक और कन्फिग्रेशन वाला रिएक्टर है जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये है स्टेलरेटर। जर्मनी का वेंडलस्टीन 7X इसी तरह का रिएक्टर है। हालांकि ये टोकामक से अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, पर इसकी स्टेबिलिटी और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसे एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। इंडिया में टोकामक रिसर्च पिछले करीब 4 दशकों में मैच्योर हुई है। भारत ने पहला इंडिजिनसली एक टोकामक बनाया था जिसका नाम आदित्य दिया गया था। इसे 1989 में कमीशन किया गया था। ये एक मीडियम साइज टोकामक रिएक्टर है जो गांधीनगर गुजरात में बेस्ड है। इसे 2016 में अपग्रेड किया गया है और अभी ये केवल एक्सपेरिमेंटल फेज में है। 1989 में आदित्य ने 0.4 सेकंड के लिए प्लाज्मा का टेम्परेचर सस्टेन किया था जो काफी नहीं था। इंडिया का स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक प्रोग्राम यानी कि SST प्रोग्राम इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसके अंडर SST-1 और SST-2 नाम के अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है जो प्लाज्मा और फ्यूजन रिएक्शन की डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं।
फ्रांस में बन रहे ITER में 2006 से भारत भी हिस्सेदार है। इस ग्लोबल प्रोजेक्ट में इंडिया इक्विपमेंट, मैन पावर और रिसोर्सेज एक्सेट्रा मिलाकर करीब 9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ITER में इंडिया ने क्रायोस्टेट, इनवॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयन साइक्लोट्रॉन RF हीटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन RF हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम, पावर सप्लाईज एक्सेट्रा डिलीवर किए हैं। ITER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च यानी IRP के अंडर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सभी इंडियन, चाइनीज और ग्लोबल इनिशिएटिव्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के यूज से बनाए जा रहे हैं ताकि फ्यूजन रिएक्शन को ऑपरेशनल बनाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। यदि ये तेजी से भी तैयार किया जाता है तो तब भी 2060 तक एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल एनर्जी डिमांड का केवल 1% ही फ्यूजन रिएक्शन से आ पाएगा। तो ये ब्रेक थ्रूज एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट है, पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये 21st सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आने वाला है, वो भी यदि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तेजी से हुई और सटीक हुई तो दोस्तों ये है कहानी चाइना के आर्टिफिशियल सन की और कैसे ये आने वाले समय में एनर्जी सोर्सेस का एक क्लीन ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।